हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे। मैं आनंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं श्याम। और आज हम देख पा रहे हैं और आज हम देखेंगे करंट अफेयर एज अ वेबिनार। और आज हमारा तारीख है 23। और श्याम ने सही लिखा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आज 23 है, 7 है, 2023 है। ओके, 23 है ना, 23 या डबल 23 है ना। तो चलिए, आज हम देख पा रहे हैं हमारा वेबिनार और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास। और पिछले सप्ताह किसी कारणवश थोड़ा नहीं हो पाया था क्लास, तो आज थोड़ा सा उसको ऐड करके भी देखेंगे, तो कोई बात नहीं श्याम। और आज हम पढ़ रहे हैं पूरा है वेबिनार। और कहीं कुछ समस्या हो रही हो श्याम तो बिल्कुल पूछ लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं है। और मेरे साथ श्याम थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो उनको लिख लेना, है ना। बाकी तो आपको वीडियो से मिल ही जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको वीडियो का लिंक, तो जब आपको समय मिले तब आप देख लेना। बाकी तो कोई समस्या अगर हो रही हो तो हम तो यहाँ बैठे ही हैं फिर आपके लिए। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है श्याम, वो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा डीप सी माइनिंग। क्या टॉपिक है आज का हमारा? डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग। डीप का मतलब होता है गहरा और सी का मतलब होता है समुद्र, है ना, ये समंदर जो भी आप कहना चाहें। डीप का मतलब होता है भाई गहरा और सी का मतलब होता है समुद्र और माइनिंग का मतलब होता है भाई खनन करना। क्या होता है? खनन करना। खनन का मतलब समझते हो ना, खोदना, है ना। अब क्यों खोदना? वहां से हमारे जो कच्चा माल है, कच्चा मटेरियल्स है, कच्चे पदार्थ हैं, जैसे आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे कच्चे मटेरियल्स निकाले जाते हैं और बाद में उनको शुद्ध करके आज सोना, चांदी, तांबा, है ना, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है? माइनिंग किया जाता है ना। तो पहले समझते हैं इस डीप सी माइनिंग को। आज हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, और आज इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डीप सी माइनिंग के बारे में। तो चलो पहले आज इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसका काम क्यों है और हम इसको क्यों कर रहे हैं और करना क्यों है हमको। तो थोड़ा सा इस टॉपिक से हट करके, आज जो हमारे भारत में, या भारत तो नहीं कह सकते, आज हमारे पूरे वर्ल्ड में, आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी संसाधन आज देखे जा रहे हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे पंखा हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे आज मोटर गाड़ी क्यों ना हो, चाहे आज एरोप्लेन, है ना, आज हम जितने भी आज हमारे दैनिक जीवन में आज जो भी हम संसाधन देख पा रहे हैं, संसाधन का मैंने मतलब बताया था कि जो मानव जीवन को जीने के लिए जो वस्तुएं, जो चीजें जो सहायक होती हैं वो कहलाती हैं क्या? संसाधन। संसाधन कहलाती हैं। ये जो संसाधन है ये किन पर आश्रित है? पदार्थों पर। पदार्थों पर भाई, कच्चे पदार्थ, कच्चा माल, भाई इन पदार्थों को जमीन से निकाला जाता है, कुछ मटेरियल्सों को जमीन से निकाला जाता है और उनको क्या करता है? शुद्ध करके, फिल्टर करके, उनको एक नए फॉर्म में डाल करके आज हम उनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आज एग्जांपल देख लो, सबसे बड़ा आज की जरूरत के टाइम पर आज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी, मोटर व्हीकल्स वगैरह। आज जितने भी आज हमारे सुलभ साधन हैं, आज जो भी हम वर्क कर पा रहे हैं, आज हम आ जा पा रहे हैं, आज हम बात कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई ये साधन आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज मोबाइल, करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम सेकेंडों में बात कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा मोबाइल बना है भाई, इसमें कोई ना कोई मेटल लगा, इसमें कई प्रकार की धातुएं लगी हैं कि नहीं लगी हैं। तो ये धातुएं कहाँ से मिली हमको? भाई हमने जमीन को खोदा, खनन किया, और खनन करने के बाद जो मटेरियल्स हमको मिले हमने उनको शुद्ध किया, भाई फिल्टर किया, साफ किया, उनको प्रोसेस किया, और आज उन प्रोसेस से वो सारी चीजें बनाई गई, है ना। तो
कहीं ना कहीं संसाधन से पर्पज से कि जो संसाधन पहले पर जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे मटेरियल, वो उनका आधार होता है। आज हम देख पा रहे हैं मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी का डायरेक्ट डाउनलोड तो नहीं हो गई, ऊपर से आसमान से डायरेक्ट तो नहीं गिर गई भाई, ये लोगों को खोदा गया, जमीन से कच्चा माल निकाला गया, हेमेटाइट वगैरह, और आज इनको बड़े बड़े मशीनों से शुद्ध किया गया, लोहा बना, और आज उस लोहा से आज हमारे पास गाड़ियां बनकर तैयार होती, कार बनकर तैयार होती, जिससे आज हम आ जा पा रहे हैं। और इन गाड़ियों, इन संसाधनों पर भी बहुत सारी चीजें होती, जैसे पेट्रोल, भाई ये भी तो एक प्रकार का खनिज ही है भाई। कहां से निकाला जाता है? जमीन से खोद कर निकाला जाता है। खनिज, खनिज का मतलब पेट्रोल। पेट्रोल भाई, ये पेट्रोल भी डायरेक्ट शुद्ध तो नहीं निकलता है, इसको भी हम कई प्रकार से प्रोसेस करते हैं, तब जाकर पेट्रोल शुद्ध होता है, और आज इससे हमारी गाड़ी चलती है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि आज का जो टोटल हमारा टॉपिक जो होने वाला है, आज वो टोटल खनन पर होने वाला, मतलब माइनिंग पर होने वाला। माइनिंग मतलब इंग्लिश होता है माइनिंग, उसका मतलब होता है खनन। खनन करके हम कच्चे पदार्थों को खोद कर निकालते हैं, जो खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खोद कर निकालने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ। इतना हुआ श्याम क्लियर कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? खनिज पदार्थ। लो भाई श्याम, पानी चाहिए? तो ये हमारे कहलाते हैं खनिज पदार्थ, और आज इसी पर आज हमारा पूरा क्लास होने वाला है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भाई कि खनिज पदार्थ तो ठीक है, आज ये जो खनिज पदार्थ आज हम जो यूज कर रहे हैं, आज हम जो खनिज पदार्थों को देख रहे हैं, है? तो क्या होता था कि अब ये डीप सी क्या आ गया। तो डीप सी का मतलब, कहने का मतलब ये कि आज हमारे पास जितने भी खनिज हैं, क्या है, अब पहले पर कई वर्षों से धरातल में, पृथ्वी पर खनिज को खोदने का कार्य चल रहा है। इन खनिजों को खोदने का कार्य चल रहा है हमारे पृथ्वी के धरातल पर, है कि नहीं? तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर कई वर्षों से क्या चल रहा है भाई? खनन का कार्य चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स आज हमारे पृथ्वी से खोद कर निकाले जा रहे हैं। जैसे हीरा पन्ना से हीरा वगैरह, हेमेटाइट, है ना, बॉक्साइट, कोयला, है ना। तो कई वर्षों से खनन हो रहा है, और आज वो जो जितने भी मटेरियल्स आज निकले जा रहे हैं उन सबका लोग बाग यूज कर रहे हैं। तो खनन से आज हमारी पृथ्वी से जो खनिज पदार्थ हैं, अब कई सालों से पृथ्वी पर जो खनन का कार्य हो रहा, तो जो पृथ्वी से जो खनिज पदार्थ हैं, पृथ्वी जो खनिज पदार्थ वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जाएंगे कि बढ़ते जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। तो अब ये है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो लगातार कम होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में, आज के समय पे इनकी जो डिमांड है, इनकी जो जरूरत है, लगभग वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर देश का पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और हमारे भारत देश का तो पॉपुलेशन लगभग बढ़ ही रहा है। तो आज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो खनिज संपदाएं और वहां की जो संसाधनों की डिमांड ज्यादा हो रही है, और लगातार खनिज कैसे हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। खनिज कम हो रहे हैं और डिमांड ज्यादा हो रही है। भाई पहले का पॉपुलेशन कम था तो भाई मेंटेन था, लेकिन अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब डिमांड भी कैसी हो रही? लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये जब डिमांड बढ़ेगा तो भाई कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो महंगाई कैसे बढ़ता है, इसके साथ में महंगाई। आज मान लीजिए कोई एक टॉफी है या कोई चॉकलेट है, मान लीजिए ये कोई चॉकलेट है या कोई टॉफी है, कुछ भी मान लो। अब भाई अगर ये कंपनी ने एक बनाया
है ना भाई। लेने वाले अगर 10 खड़े हों, कोई बोल रहा है कि हम 5 रुपए दे रहे हैं, अब इसकी कंपनी ने मूल रखी मान लीजिए 5 रुपया, रेट कितना कंपनी ने फिक्स किया 5 रुपया। पहला वाला व्यक्ति बोल रहा है कि भाई हम 5 रुपए दे रहे हैं, दूसरा वाला बोल रहा है नहीं नहीं भैया आप ये टॉफी हमको दे दो, हम 6 रुपए दे रहे हैं। दूसरा बोलेगा भैया ये टॉफी हमको चाहिए, हम 10 दे रहे हैं। तीसरा बोलेगा भैया ये टॉफी आप हमको दे दो, हम 20 दे रहे हैं। चौथा व्यक्ति बोलेगा भैया हमको दे दो, हम 50 दे रहे हैं। व्यक्ति कोई बोलेगा भैया हमको दे दो, हम 100 दे रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है श्याम कि आज अगर सामान कम है, आज अगर मटेरियल्स कम है तो महंगाई ज्यादा, महंगाई बढ़ेगा, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि आज अगर हमारे पास अगर खनिज संपदाएं अगर लिमिट हो गई या समाप्त हो गई तो एक समय के बाद महंगाई भी बढ़ेगा, है ना, और समस्याओं का, कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी संसाधन खनिज पदार्थ। तो ऐसे खनिज पदार्थों में आज हम चले हैं समंदर के अंदर, और कई बार समुद्र में एनालाइज किया गया, रिसर्च किया गया, शोध किया गया कई लंबे दिनों से या लंबे समय से, और इस समुद्र में खोज करके संसाधनों का पता लगाना कि भाई कहाँ कौन से, क्योंकि आज हमको मालूम है कि पृथ्वी का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा आज पृथ्वी, है ना, लगभग 71% लगभग क्या है, जलमग्न है। मतलब आज हमारे पृथ्वी का लगभग आधे से भी ज्यादा भाग पृथ्वी पानी में डूब गई है। तो कहा जाता है कि भैया अगर यहाँ पे इतनी खनिज संपदाएं अगर पृथ्वी के ऊपर अगर विद्यमान है, तो पानी के अंदर भी तो पृथ्वी है, तो भाई वहां भी बहुत सारी खनिज संपदाएं विद्यमान होंगी। ये हमारे साइंटिस्टों का मानना है और उनका कहना है। तो समंदर के अंदर, तो समंदर के अंदर क्या करना, शोध करना। शोध मतलब होता है रिसर्च, शोध करना या रिसर्च करना, ठीक है ना, शोध करके रिसर्च करना, ठीक है ना। और इन रिसर्चों में, या कई बार हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हमारे समंदर के अंदर बड़े बड़े यंत्रों से, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंटों से हम क्या कर रहे हैं, समुद्र के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। किन का रिसर्च कर रहे हैं कि वहां पे खनिज संपदाओं की, खनिज संपदाओं की हम खोज कर रहे हैं कि अगर समुद्र के अंदर हमको खनिज संपदाएं मिलती हैं तो आने वाले समय में, आने वाले कल को हम एक बेहतर, एक नई दिशा, एक नया मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर लगभग अब खनिजों का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से खनिजों का काम चलता आ रहा है। और अब भाई ज्यादा खनिज यूज होंगी तो जाहिर से कि वो समाप्ति भी होंगी, है ना। तो अब हमारे खनिज संपदाओं को ढूंढने का, खोजने का, उनको रिसर्च करने का, उन पे एक्सपेरिमेंट करने का काम कहाँ चल रहा है, समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर किसी भी चीज को खोजना, ढूंढना और उनको माइनिंग करना, माइनिंग मतलब उनको खोद कर निकालना, उनको ऊपर लेकर आना, ये सब कहलाता है क्या, डीप सी माइनिंग। तो डीप सी माइनिंग की कथा समझ में आई कि नहीं आई? तो देख लेते हैं थोड़ा डीप सी माइनिंग को। तो ये सब समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं थोड़ा डीप सी माइनिंग के बारे में और समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि डीप सी माइनिंग कैसे करते हैं और क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी बॉडी काम करती है। तो भैया जब डीप सी माइनिंग जब होता है ना, तो जब डीप सी माइनिंग जब रिसर्च करना होता है तो भाई इस पे ऐसे कोई भी व्यक्ति रिसर्च नहीं कर देता, ऐसे कोई भी व्यक्ति समुंदर को नहीं खोज सकता, क्योंकि समुंदर एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया में फैला है ना, हमारे पृथ्वी पर समंदर एक बड़े भूभाग पर फैला है। और इस समंदर पर किसी एक देश का हस्तक्षेप नहीं, जैसे आज हमारे भारत पर किसी एक राज्य पर सिर्फ और सिर्फ भारत का हक है, बाकी कोई भी अन्य देश, बाहर का कोई भी थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी हमारे भारत देश पर इन्वॉल्व
भारत देश के अंदर जो भी कानून है, जो भी व्यवस्था है, उन पे कोई दूसरा देश व्यक्ति भाग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना। लेकिन समंदर क्या पूरा भारत देश का है क्या? नहीं है ना। इस पे बहुत सारे देश का हाथ है ना, और बहुत सारे देशों, मतलब कहना चाहिए बहुत सारे देशों नहीं, सभी देशों का इसमें हक होता है, कोई एक व्यक्ति इसमें हक नहीं जता सकता, है ना। तो अगर इसके लिए बात की जाए कि भैया कौन सी ऐसी बॉडी है जो समंदर के अंदर माइनिंग के लिए और समंदर के अंदर जो भी सारी चीजें घटनाएं घटित होती हैं, जो भी खोदना है, माइनिंग करना है ना, उनके रखरखाव, वहां के पर्यावरण, वहां का एनवायरनमेंट, समंदर के जलीय जीव, वहां का संसाधन के लिए किससे परमिशन लिया जाए? भाई कौन है वहां का मालिक? भाई कोई ना कोई तो हेड होगा, भाई कोई ना कोई तो उसको देखता होगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी जाए और कहीं भी खोदना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए भैया एक गवर्नमेंट बॉडी काम करती है, ISA। गवर्नमेंट बॉडी क्या है? ISA। इसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड। इंटरनेशनल सीबेड इसका नाम है। और ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये पूरे समुद्र का पूरा निरीक्षण इसके अंदर रहता है। IS के अंदर ये एक बॉडी है जो पूरे समंदर, पूरा जितना आज हमारा जो पूरा विश्व में पूरे पृथ्वी पर जो समंदर फैला है उसका कंट्रोल कौन करता है? ISA। और एक ये गवर्नमेंट की बॉडी, ये जो IS है, ये एक निकाय के अंदर काम करता है, उसका नाम है क्या? अनक्लोस। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, हाँ, यूनाइटेड कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये है भाई, ये जो हमारा ISA है, ये अनक्लोस नामक एक संस्थान है, उसके अंडर में रहकर कार्य करता है। कौन? हमारा ISA। तो भाई इतना चीज क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ? हो गया? अच्छा, अब देखो, तो अब बात आती है कि भाई चलो ये तो संस्था है, इससे भाई आदमी परमिशन लेगा, भाई डीप माइनिंग करेगा, शोध करेगा, रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। तो भाई कितने गहराई तक हम इसको खोद सकते हैं? तो कह सकते हैं कि हम इसको 200 मीटर से हम आगे तक की खुदाई हम इसमें कर सकते हैं। वो कहलाता है क्या? डीप सी माइनिंग। मतलब 200 मीटर गहरे समंदर के नीचे अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी खनन कार्य करते हैं, वो कहलाता है क्या? डीप सी माइनिंग के कैटेगरी में वो आने लगता है। मतलब 200 मीटर के अंदर का भाग होना चाहिए। क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ? कितने मीटर का? 200 मीटर के अंदर जब हम कार्य करते हैं समंदर में जाकर के, तो हम सारा काम करने लगते हैं। अब देखो, तो इतनी बात समझ में। अब देखो, मैं एक चीज और आपको यहां पे समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है। भारत का ये जो हिस्सा है, ये पूरा तटीय क्षेत्र लगता है, पूरा पानी वाला एरिया लगता है कि नहीं लगता? ये एक चीज और यहां पे समझने की चीज है, ये भारत है मान लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हैं, ये हमारा भारत देश है। तो भारत देश का जो तटीय इलाका है, इधर भारत देश का जो किनारे वाला हिस्सा है, जो भी भारत देश का, मान लीजिए एक और एरिया मैं इधर बता दूं, ये मान लीजिए कि अगर 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, मैंने क्या बोला? 200 नॉटिकल मील, NM है ना। 200 नॉटिकल मील के डिस्टेंस पर किसी भी देश के
सतह से 200 नॉटिकल मील की डिस्टेंस तक सिर्फ और सिर्फ उस देश का हिस्सा होता है। नहीं आया समझ में? ये कोई भी देश की बॉर्डर है, मान लो हमारा देश का बॉर्डर है, इस देश का जो तल है, स्थल से समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील की दूरी, एक डिस्टेंस होता है। 200 नॉटिकल मील की दूरी उस देश का हक है, सिर्फ उस देश में सिर्फ हमारा ही हक है, हम उसमें खोदने चाहे कचू करें। पर उसके आगे मान लो ये एक सीमा है, मान लो यहां से यहां तक कितना लगता है 200 नॉटिकल मील, इसके अंदर का जितना हिस्सा ये सिर्फ किसके अंदर आएगा, हमारे भारत देश के अंदर। मतलब सारे देशों के, मतलब जो देश समंदर के अंदर होंगे 200 नॉटिकल मील के अंदर में सिर्फ उस देश का ही हक है। लेकिन उसके आगे किसका हक हो जाता है? आईएसए का हक हो जाता है। नहीं आया समझ में? आ गया? किसी भी देश के स्थल से लगाकर समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील तक का सिर्फ और सिर्फ उस देश का हक रहता है। इसके बाद उसके आगे का जो जलीय सीमा होता है, जो जलीय भाग होता है, जो समंदर का भाग होता है, वो किसके अंडर में आता है? आईएसए के अंडर में आने लगता है। इतनी कथा श्याम समझ में आई कि नहीं आई? ये जो लगता है, ये अगर 200 नॉटिकल मील के आगे जो वाला हिस्सा लगता है, ये लगता है इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल वाटर सी, या इंटरनेशनल वाटर सी भी हम कह सकते हैं इसको, इंटरनेशनल वाटर सी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, है ना, समुद्री जोन, या अंतरराष्ट्रीय समुद्री सी, या अंतरराष्ट्रीय समुद्री जोन भी कह सकते हैं हम इसको। एक प्रकार के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने लगता है। और उसके बाद फिर तो ये पूछ सकता है कि समंदर का कितना नॉटिकल मील सिर्फ उस देश का हिस्सा होता है। तो याद रखना 200 नॉटिकल मील के हिस्से में सिर्फ उस देश का हिस्सा होता है। बाकी उसके बाद जो आगे जो बॉर्डर लगती है वो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, और वो किसके अंतर्गत आता है? अब मान लीजिए यहां हमको खुदाई करना है, तो क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं लेना पड़ेगा। पर अगर इधर खुदाई करेंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो ये होता है भाई श्याम हमारा। अच्छा, ये जो आईएस है, ये आईएसए, ये एक की बॉडी है जो कि हमारे समंदर की सारी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है भैया जी कहां पे? किंगस्टन में। किंगस्टन में कहां है? किंगस्टन, किंगस्टन में। और किंगस्टन कहां है भाई? ये तुम्हारा है क्या? जमाइका में। कहां ये? जमाइका में। जमाइका एक देश है, जमाइका देश का एक सिटी है, क्या नाम उसका? किंगस्टन। वहां पे हमारे आईएसए का हेड क्वार्टर है, वहां पे हमारा ये आईएसए का एक सबसे बड़ा ऑफिस है। क्लियर हुआ? कहां ये? किंगस्टन में। किंगस्टन कहां है? ये जमाइका देश में है। क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ है? अभी बताएंगे उसमें, ठीक है? किंगस्टन में ये हुआ कि नहीं हुआ? इतनी कथा समझ में आई कि नहीं आई श्याम? आप मुझे बताएं। आ गया? चल, तो आगे देखते हैं। अभी लिख लेना इसको, मेरे साथ साथ लिखते जाना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी तो मैं नोट्स दे दूंगा, तुमको भेजा दूंगा, है ना? बस देखते बस चलो। तो आईएसए का ऑफिस कहां है? किंगस्टन में। किंगस्टन कहां है? जमाइका में। अब देखो, जब भी मान लीजिए समंदर में जब हमको खनन करना होता है, जब भी हम समंदर में जब भी कोई चीज हमको शोध करना होता है, रिसर्च करना होता है, तो हमको यहां से परमिशन लेना पड़ता है। इसमें से कहा जाता है कि बहुत सारी जो कि सेल्फ कंपनियां होती है, जो बड़ी बड़ी खनन कार्य जो करती हैं, जो कंपनियां हैं, वो इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं, अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं समुद्र में खनन कार्य करने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ, तो जब ये लाइसेंस जब बनवाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि लाइसेंस 1-2 साल के लिए, नहीं, ये लाइसेंस का ड्यूरेशन कम से कम 10 से 20 साल के बीच का होता है। अगर मान लीजिए यहां आपको खनन कार्य करना है समुद्र में, तो यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस मतलब परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भैया? परमिट लेना पड़ेगा। आप समुद्र में बिगर परमिट के नहीं उतर सकते।
हाँ, बगैर परमिट के आप नहीं कर सकते कुछ भी भाई, आपको परमिशन लेना पड़ेगा वहां की गवर्नमेंट से उस घर का, है ना। और वो जो परमिट मिलता है वो कितना मिलता है भैया, 10 से 20 साल के बीच में आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसमें शोध कर सकते हैं, है ना। शोध करके वहां पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम पृथ्वी के अंदर अगर हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमको मिलती हैं या मिलेंगी। तो इतनी कथा समझ में हुई, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो अब देखो इसको करते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि अब ये डीप सी माइनिंग भाई करते कैसे होंगे, कि बड़ा सवाल है कि करते कैसे होंगे इसको। तो मान लो श्याम की ये समंदर है, ये पूरे बहुत बड़ा समंदर है, और इस समुद्र में क्या होता है भाई, इस समुद्र में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े विशाल काय शिप होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल काय क्या होते हैं, शिप होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल काय क्या होते हैं, शिप होते हैं। और इन शिपों में क्या होता है, इन शिपों भैया न्यू टेक्नोलॉजी के, न्यू टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपकरण इसमें फिट होते हैं, बहुत सारे नई तकनीकी के बहुत सारे क्या लगे होते हैं, मशीन लगे होते हैं, है ना। क्या लगे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं। और ये मशीन क्या करते हैं, अभी भाई कैसे करेंगे, तो ये क्या करता है, ये मशीनें, ये जो शिप होता है ये बहुत 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 विशाल होते हैं, ठीक। और ये शिप क्या करता है कि ऐसे दो पाइप उतारेगा समंदर के नीचे, समुद्र की गहराई में, क्या करेगा, दो पाइप उतारेगा, एक पाइप मान लो ये ए है और एक पाइप मान लो ये बी है। दो पाइप समंदर के नीचे उतर गई, इनका पहले ने अन्वेषण कर लिया, जांच परख कर लिया कहां पे क्या चीज मौजूद है। अब इसको क्या करना है, खनन करना है। क्या करना है, खनन करना है। खनन क्या करना भाई, इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे वैक्यूम एवोपरेट होता है, वैक्यूम सक्शन मतलब हवा अंदर को खींचता है, वैक्यूम एयर बनाता है। और यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें होंगी, चाहे पत्थर हो कंकड़ हो, है ना, होंगे कि नहीं होंगी यहाँ पे, है ना, पत्थर कंकड़ होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पे, है ना, पत्थर कंकड़ होंगे भाई, जो वहां की पत्थर होंगे भाई उनपे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा भाई, उन्होंने पहले रिसर्च के सूत्र किया, ऐसा कुछ भी तो नहीं निकाल लेंगे वो लोग। तो क्या करेंगे, इस वैक्यूम प्रेशर के अंदर से, वैक्यूम की सहायता से यहाँ के जो मटेरियल्स हैं इन सबको कहां खींचा जाएगा, ऊपर। इन सबको कहां ले जाएगा, कहां ले गए, ये जहाज के अंदर, शिप के अंदर। शिप बहुत बड़ा है और इन शिपों में इन सब का शोध होता है, इन सब का निष्कासन होता है, इन सब का जो इनमें इन मटेरियलों के अंदर जो कच्चा माल जो हमने समुद्र से खींचा, इस कच्चे माल से क्या करता है, ये जो भी आवश्यकता की चीज है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, जो भी हो, उनसे क्या करते हैं, उन मटेरियलों से, उन चट्टानों से, उन पत्थरों से, वहां के मटेरियल से वो अपनी आवश्यकता की चीजें निकाल लिए, है ना, वो आवश्यकता की चीजें निकाल लिए, और बाकी दूसरी पाइप है उस आवश्यकता की चीजों को निकाल कर अपना अलग रख लिया, और जो मटेरियल जो वेस्ट, अब जो वेस्ट बचा है उसको इस पाइप से क्या कर देंगे, वापस समुद्र के अंदर डंप कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया? इस मटेरियल से समंदर के अंदर क्या कर देंगे वो लोग, इसको डंप कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, तांबा हो सकता है ना, बहुत सारी मटेरियल कच्चे माल को वहां से निकाल करके लोग, है ना। पर याद रखना, ऐसा कार्य करने के लिए पहले उनको रिसर्च करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। जब एरिया कंफर्म्ड हो जाता है तब वो वहां अपना सिर्फ अपना कार्य चालू करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब हाईटेक मशीन है, सब इसके अंदर पहले से फिट होती है। क्लियर हुआ? ऐसा ये काम महीनों वर्षों चलता ही रहता है, चलता है। अब तो समुद्र बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा मोटा एरिया थोड़ी ना है ना।
तो ये था भाई। और ये जो मटेरियल्स है, इन मटेरियलों को बेसिकली 3 पार्टों में बांटा गया है। मटेरियलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में वर्गीकरण किया गया है। 3 भाग में वर्गीकरण किया गया। ये पहला भाग आपका होता है श्याम, है ना, पॉलीमेटालिक नूडल्स। पॉलीमेटालिक नूडल्स। पॉलीमेटालिक नूडल्स एक प्रकार के, ये जो हमारे कच्चे पदार्थों से जो मटेरियल्स निकाले जाते हैं उसका एक पहला कैटेगरी पॉलीमेटालिक नूडल्स, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है कि जो सतह पे जो पत्थर जो पड़े होते हैं ना, सतह पे जो आलू के समान या आलू से बड़े जो पत्थर पड़े होते हैं, नॉर्मल वेट का जो व्यक्ति उठा सके 10, 12, 15 किलो का भी, तो सतह पर पड़े पत्थरों से जो मटेरियल्स निकाला जाता है ना, जो मटेरियल्स निकाला जाता है वो आता है क्या? पॉलीमेटालिक नूडल्स। दूसरा हमारा है, इसमें दूसरा वर्गीकरण किया गया इसमें क्या? मैग्नीज क्रस्ट। मैग्नीज क्रस्ट। मैग्नीज क्रस्ट होते हैं भाई ये, ठीक है ना। और इनसे जनरली जो भी निकल, जो प्लेटिनियम निकाला जाता है, प्लाटिनियम्स जैसे मटेरियल्स भी निकाला जाता है और मिलता है हमारे को दूसरे में। और तीसरा हमारा होता है क्या? सल्फाइड डिपॉजिट। ये जो हमारा पॉलीमेटालिक जो नूडल्स होते हैं ये जनरली मिलते हैं 4000 से 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक भाई, ठीक। हाँ, और ये जो होते हैं हमारा जो मैग्नीज होते हैं, ये होता है 800 मीटर से लगाकर, मतलब नियरेस्ट 1 किलोमीटर से लगा करके, कितना लिखा है, 2400 मीटर तक भाई, नियरेस्ट ऑफ 2400 मीटर तक। और ये जो हमारा होता है सल्फेट डिपॉजिट, है ना, इसमें जनरली सल्फेट डिपॉजिट में जैसे कि बहुत सारे खनिज निकालते हैं, जैसे सोना चांदी, तांबा, ये सारी, ये हमको मिलते हैं 1400 से लेकर के 3700 मीटर तक। इतनी गहराई तक ये चीजें हमको मिलती हैं, है ना। सल्फेट डिपॉजिट, इसमें सोना, चांदी, तांबा वगैरह ये सब चीजें मिलती है। कितनी गहराई पर? 1400 से लेकर के 3700 मीटर तक। मैग्नीज क्रस्ट, प्लेटिनियम जैसे धातु वहां पे मिलती है हमको 800 से लेकर के 2400 मीटर तक। और ये पॉलीमेटालिक नूडल्स, ये सतह पर जो आलू के समान जो पत्थर पड़े होते हैं उनको उठाने कार्य करते हैं हम लोग, और ये काफी गहराई में भी पाए जाते हैं, है ना। कहां पे? तीसरा सल्फेट, हाँ, सल्फाइट, ITE, सल्फाइट। तो ये होता है श्याम हमारा सारी चीजें। और डिपॉजिट, हो गया 1400 से 3700। तो ये होता है भाई डीप सी माइनिंग। ये एक प्रकार के, 3 प्रकार के ये सब वर्गीकरण होते हैं। ये अभी का एक तो न्यूज है करंट वाला, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। समुद्र के अंदर भी डीप सी माइनिंग स्टार्ट हो गया है और सब काम चल रहा है, और आने वाले समय में बेहतर ही होगा। अब भाई ये जो निकाला जा रहा है, तो इससे क्या है कि हमारी जो समस्याओं
से जो जूझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब खनिज संपदाएं मिलेंगी तो जाहिर है कि हमको एक बेहतर संसाधन मिल पाएगा। लेकिन याद रखना कि जिस चीज का जितना अच्छा जो चीज जितना अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं उतना खराब भी होता है। जो चीजें जितना ज्यादा फायदेमंद होती है उतना कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी होते हैं कि नहीं होते श्याम। तो अब बताएं कि अगर इनका अगर हम कुछ चीजें क्या है, कुछ एजेंसियां, कुछ देश है ना, कुछ वहां के जो संगठन है वो इन सब डीप सी माइनिंग का भाई विरोध कर रहे हैं, डीप सी माइनिंग का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध के बारे में हम 3-4 पॉइंट देखेंगे कि भाई विरोध अगर कर रहे हैं तो भाई किन किन पॉइंट पर वो विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट भाई होता है कि वहां पे आवास के बारे में, वहां के आवास के बारे में, क्योंकि वहां के आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। वहां के जो जलीय जीव हैं, जहां जाहिर से कि आप जहां भी खनन कर रहे हैं, जहां भी आप खोद रहे हैं, वहां पे जो भी जलीय जीव हैं अगर वो उनका आवास है, क्योंकि जहां आप खोद रहे हैं वहां कोई ना कोई जलीय जीव तो रहता ही होगा। तो जब आप किसी भी जीव का जब आप आवास या घर जब नष्ट कर दोगे तो भाई एक समय के बाद उन जलीय जीवों का मृत्यु या पतन निश्चित हो जाता है। यस या नो। तो इसको लेकर भी कई एजेंसियां विरोध कर रही हैं डीप सी माइनिंग का, कि आप अगर समुद्र के अंदर खनन करोगे तो जाहिर से कि वहां के पाए जाने वाले स्थानीय जीव जंतुओं के आवास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके विलुप्ति भी हो सकती है या हम उनको एक समय बाद खो सकते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण यह होता है श्याम कि वहां पे जैव विविधता पर हमको तो पड़ेगा, जैव विविधता पर भी गहरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैव विविधता पर ऐसे बहुत सारी जीव हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे वनस्पतियां हैं जो हमारे लिए तो आज उपयोगी हैं ही, लेकिन वहां के जो जलीय जीव हैं आज उनके वो भोजन का भी एक प्रकार का साधन होते हैं। जैसे कि समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें भी पाई जाती हैं, है ना, पादप्स वगैरह होती हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे अगर आप उनके अगर भोजन को अगर नष्ट करोगे तो भाई वो खाएंगे क्या, और एक समय के बाद उनका पतन भी निश्चित हो सकता है। आप वहां की जैव विविधता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो जैव विविधता का भी कई एजेंसियां क्या कर रही हैं, इस डीप सी माइनिंग का विरोध कर रही है कि आप डीप सी माइनिंग गलत है, खोद रहे तो गलत है। ठीक है ना। इसके बाद भाई तीसरा चीज होता है भैया क्या, ऑयल सीक्रेशन या ऑयल रिसाव। भाई जाहिर है कि आप जब बड़े बड़े समंदर में जब आप बड़े बड़े शिप लेकर जाओगे, उन पर तेल होता है, तेलों से चलती हैं। अगर इनका तेल मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए मशीनों का कोई तेल, कोई ऑयल, कोई ऐसा खतरनाक केमिकल्स अगर मान लीजिए समंदर में अगर गिर जाता है या समंदर में अगर उसका लीकेज हो जाता है, तो वहां के जो स्थानीय जीव हैं उनके लिए प्राण घातक है कि नहीं भैया बताएं, है कि नहीं, प्राण घातक है कि नहीं वहां के जीवों के लिए, वहां के जीव नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसा कोई जहाज से ऐसा कोई खतरनाक केमिकल मान लीजिए समंदर में गिर गया, कोई तेल समंदर में रिसाव हो गया, तो वहां का पानी तो खराब हो गया होगा, लेकिन वहां के जीवों के लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद भाई ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है भाई वहां पे। मान लीजिए कि जब समंदर में, जब हमने बताया था कि जो जहाज से जो पाइप जब नीचे आते हैं तो उनपे जब वो शक करता है तो उस पर जो कंकड़ पत्थर जब ऊपर चढ़ते हैं तो पाइप बहुत ज्यादा क्या करता है, वाइब्रेट होता है, बहुत ज्यादा साउंड करता है। भाई साउंड नहीं करेगा क्या, करेगा। तो इससे भी वहां समुद्र के अंदर क्या होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, और उससे भी बहुत सारे जीव क्या होते हैं, अपने आवास को छोड़कर दूसरे आवासों में चले जाते हैं, जहां पे उनको उचित भोजन, उचित आवास नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो बैठेंगे या उनके नष्ट होने की संभावना है। क्लियर हुआ। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं जो डीप सी माइनिंग का विरोध कर रही है। पानी भी दूषित होता है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस किया होगा श्याम, कि जब दो चीजें जब उतरती, जब दो पाइप जब हम
समंदर जब नीचे उतार रहे हैं तो मान लीजिए देखो ये शिप है, ये शिप है, मान लीजिए एक पाइप अपने यहां से उतारा, एक पाइप, तो भाई यहां से अगर आपने कोई चीजें अगर उठाया, भाई यहां से आपने कोई चीज उठाया तो यहाँ की सारी चीजें, यहाँ का पूरा एरिया कि आपने जो पोषक तत्व और वहां के जीव का आवास आपने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यहाँ के जीव क्या होंगे भाई, विलुप्ति होंगे कि नहीं होंगे। और आपने जब यहाँ पे कोई चीज उठाओगे तो यहाँ पे गड्ढा होगा कि नहीं होगा, गहराई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगा। जब वहां जब खोदोगे तो गहराई होगा कि नहीं होगा। आप इसको उठा करके कहाँ रख दे रहे हो, आप दूसरी जगह रख दे रहे हो, आप कहाँ रख दे रहे हो, उसको दूसरी जगह रख दे रहे हो। तो कहा जाता है कि जहां से आप कोई चीजें उठा रहे हैं वहां पे एक प्रकार का गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, या एक प्रकार का गड्ढा समझते हैं ना, कोई चीजें क्या होते हैं वहां पे घट जाना या कमी हो जाना। वहां से आपने मटेरियल निकाल लिया, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस बन गया है ना, और आपने वहां की मटेरियल को कहाँ डंप कर दिया, दूसरी जगह डंप कर दिया। तो भाई एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आपने जिस जगह का दोहन किया है ना, उस जगह को रिसाइकल होने में लगभग 30 साल का वक्त लग जाता है। भाई यहाँ पे ये जमीन बराबर, मान लीजिए आप यहाँ से कोई सामान उठाएंगे तो गड्ढा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, खोदेंगे तो गड्ढा हो जाएगा नहीं। तो इस जगह पे जो भी चीजें, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी जीव जंतु थे, वो क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और ये जो जगह है इसको रिसाइकल होने में कितने वर्ष लग जाते हैं, 30 साल लगेंगे। तो ये होता है भाई आपका पूरा क्या, डीप सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे जीव जंतु के आवास नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु क्या होंगे, एक समय के लिए मर जाएंगे, और उनकी विलुप्ति का कारण भी कहीं ना कहीं हमारा डीप सी माइनिंग है या हो सकता है। तो डीप सी माइनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ श्याम, हो गया। आज हमारे समंदर के अंदर कई देश भाग ले रहे हैं जो कि डीप सी माइनिंग करते हैं या करना चाह रहे हैं, जैसे जर्मनी है ना, और चाइना, हाँ है ना, और अटलांटिक में भी बहुत सारे जैसे कि सऊदी, ब्राजील है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब कहीं ना कहीं खनन करना चाह रहे हैं, और सब अपना अपना निवेश कर रहे हैं, और सब आईएसए नहीं, हाँ आईएसए से सब अपना क्या कर रहे हैं, अपना लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे। क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ, हो गया, ओके। हो गया श्याम, चलो। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, डीएस माइनिंग। आज का टॉपिक क्या था हमारा पहला, डीएस का मतलब क्या था, डीप 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 सी माइनिंग, हाँ डीप सी माइनिंग है ना, समुद्र गहराई के अंदर जाकर के क्या करना, खनन करना। अब हम आज पढ़ रहे हैं है ना एनआरएफ। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, एनआरएफ। एनआरएफ एनआरएफ के बारे में आज हम थोड़ी सी पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, बेसिक बातें कर लेते हैं एनआरएफ के बारे में, फिर समझेंगे कि एनआरएफ क्या है। और पहले कुछ बेसिक बातें एनआरएफ। जैसे देखो, जैसे आज हमारे यहाँ, जैसे अभी हमारे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ना, पहुंच भी गया है ना, और चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद भी क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारी चीजें आज हम बना रहे हैं, जैसे कि जेट इंजन वगैरह है, राफेल विमान है ना, और भी नए नए टेक्नोलॉजी। हम क्या चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमको बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमको मिले, या बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमको देखने को आए, या हमारे आने वाले आज से 20 साल 50 साल के फ्यूचर के लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई आज जो टेक्नोलॉजी है, आज हमारे लिए कम है
क्योंकि आज हम बहुत सारे देशों पर निर्भर हैं। जैसे आज हमको अगर राफेल विमान बनाना है तो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं कि भैया आप हमको ये टेक्नोलॉजी दे दो, पनडुब्बी बनाना है तो अब ये टेक्नोलॉजी दे दो, हमको ये सामान दे दो, वो सामान दे दो। भाई कई देशों से सहायता लेते हैं कि नहीं लेते? आज भी हमारे देश ने कई ऐसे देशों से बहुत सारे विमान, बहुत सारे युद्धपोत वगैरह खरीदे हैं। तो आज हम उनसे खरीद क्यों रहे हैं? क्या हम खुद नहीं बना सकते क्या? पर बना क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में शोध नहीं हो रहा है। शोध मतलब होता है भाई, हमारे देश में क्या नहीं हो रहा है? शोध नहीं हो रहा, रिसर्च। क्या नहीं कर रहे हैं आज हम लोग? किस पर फोकस नहीं कर रहे हैं? रिसर्च पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आज हम शोध नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी देश क्या कर रहे हैं? वो हमेशा रिसर्च पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज इसलिए कई देशों के पास इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी आज उनके पास अवेलेबल है, और आज वो अपने आप कई देशों को वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं या कई देशों की हेल्प करते हैं कि नहीं करते? तो आज हम कहीं ना कहीं किस पे पीछे होते जा रहे हैं? शोध पर, रिसर्च पर। आज हम पढ़ रहे हैं NRF, है ना? बताएंगे अभी इसका क्या मतलब होता है, पहले इधर समझो। तो आज हम क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं। शोध हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे देशों ने शोध के तरीके, शोध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, और आज उन्होंने कहना चाहिए कि कई टॉप देशों की लिस्ट में भी आते हैं शोध के क्षेत्र में। आज उनके पास हर एक टेक्नोलॉजी आज उनके पास विद्यमान है कि नहीं है? आज हम कई चीजें, आज हमारे यहाँ चाइना से कई चीजें बेच की जाती हैं, चाइना से कई चीजें हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज छोटी छोटी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की देख लो, आज सब चाइना बना रहा है। अब तो चाइना की चीजें बैन हो गई हैं। आज हम कई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए कई दूसरे देशों पर निर्भर हैं, है ना? रूस है, अमेरिका है ना, जापान है ना, कनाडा है ना, बहुत सारे देशों से आज हम क्या आश्रित हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आज हम उनसे क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। तो आज उनके पास वो चीज आई कहां से? वो लोग पाए कहां से? उन लोगों ने सिर्फ हर क्षेत्र में उन्होंने पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किया कि नहीं किया? तो आज वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम पढ़ रहे हैं शोध के बारे में कि अगर शोध पर अगर वर्क करेंगे, जैसे मान लीजिए आज जेट इंजन हमको बनाना है, कोई फाइटर जेट, कोई हमको एक लड़ाकू विमान बनाना है मान लीजिए, तो अगर हम इनके टेक्नोलॉजी पर अगर काम करते हैं, लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी पर, तो एक समय के बाद हम भी अपना टेक्नोलॉजी हम अपने आप से डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है श्याम आपका NRF, और NRF का मतलब होता है क्या? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NRF का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल रिसर्च। इसके पहले एक बोर्ड काम करता था टेक्नोलॉजी के लिए, उस बोर्ड का नाम था, क्या था? SERB। इसका मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड रिसर्च बोर्ड ये क्या करता है? साइंस एंड रिसर्च बोर्ड, यहां पे एक वर्ड लिखा है रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या होता है भाई? शोध करना या खोज करना या नई चीजों को क्या करना? डेवलप करना। तो SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन को, बहुत सारे ऐसे चीजों को उसने बढ़ावा दिया, और उसने बहुत हद तक अपना वर्क, अपना योगदान भी दिया कई सारे क्षेत्रों में। लेकिन अब ये क्या होता था, साइंस एंड रिसर्च बोर्ड ये भी कहीं ना कहीं कई बार थोड़ा सा डाउन होता चला गया। क्यों? सबसे बड़ा इसमें मेन रोल होता भाई फंड का। जब तक ऊपर से पैसा नहीं आएगा, जब तक आप रिसर्च में पैसा नहीं वेस्ट करेंगे, तब तक जो रिसर्च हो पाना, जो आविष्कार हो पाना बड़ा कठिन कार्य होता है कि नहीं होता है? तो अब इसके लिए एक नई बॉडी बना दी गई। अब पहले तो ये चलता था, अब एक नई बॉडी बन गई। क्या था वो? NRF, मतलब नेशनल
रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो आपको रिसर्च के क्षेत्र में, आपको शोध के क्षेत्र में आगे ले जाएगा और आपको प्रोत्साहन करेगा और आपको आर्थिक और सारे तरीकों से आपको क्या करेगा, ये एनआरएफ आपको हेल्प करेगा आपकी रिसर्च के क्षेत्र में, कि आप भैया क्या करें, ये रिसर्च करें, आप हर चीज का खोज करें और नई नई टेक्नोलॉजी को आप अपने देश में डेवलप करें। क्लियर हुआ कि श्याम? नहीं हुआ आप इतना मुझे बताएं। हो गया? अब देखो, तो ये जो एनआरएफ है, इसका फॉर्म इस बात बता दिया मैं। तो ये जो एनआरएफ है ना, एनआरएफ का जो अध्यक्ष होता है, एनआरएफ का जो अध्यक्ष होता है वो देश का पीएम होता है। देश का क्या होता है? पीएम। देश का प्रधानमंत्री इस एनआरएफ का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मतलब मुख्य आदमी कौन होता है? अध्यक्ष। मतलब इसके कारण ये सबसे बॉस है, मतलब इस टीम का। हाँ ना, अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही होंगे, है ना। अब इस देश का अध्यक्ष एनआरएफ, और इसके दो उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष मतलब दो उपाध्यक्ष, दो और अलग मेंबर। ये दो मेंबर दोनों अलग अलग फील्ड से होते हैं। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस या विज्ञान, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। और दूसरा होता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा मंत्री और विज्ञान, जो हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो मंत्री होता है ना, साइंस मंत्री, विज्ञान तकनीकी वाला जो मंत्री होता है, ये दोनों क्या होते हैं? इसके, इस एनआरएफ के क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे आज जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, आज उनकी आवश्यकताओं को समझकर, आज उनसे सलाह मशवरा करके, है ना, और नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करना, उनको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को हम कैसे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किन किन नई सी सारी। क्योंकि हमारा कहने का मतलब है कि आज हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, आज अपने देश की सारी जरूरत के लिए दूसरे देशों पर आश्रित ना रहें। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आज मान लीजिए कोई भी देश आज हमको राफेल विमान दे रहा है, आज हमको युद्धपोत दे रहा है, आज हमको पनडुब्बी दे रहा है, आज हमको गन दे रहा है ना, लड़ाकू विमान दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए कल को कोई वॉर स्टार्ट हो गया, या कल को कोई एक तरह से कोई बड़ी एक आपदा आ गई मान लो, है ना, या किसी कारण हमारा जो लेन देन का चैन टूट गया मान लो, है ना, चैन ब्रेक हो गया, तो भाई, या कोई हमको मना कर दिया देने से, फिर क्या कर लोगे आप? फिर तो आपका देश और आपको संकट में आ गए ना भाई, क्योंकि आने वाले समय के लिए आपको आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब तो कल आप अपने देश को, आप अपने देशवासियों को एक सुरक्षा महसूस करा सकते हैं, है ना, और खुद भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। भाई आज कोई दे रहा तब तो ठीक है, कल को अगर कोई नहीं दिया तब। तो इसलिए आज इस फाउंडेशन को हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इन पर रिसर्च, हम हमारे भारत के हर एक क्षेत्र में रिसर्च कर सकते हैं और उन क्षेत्रों के रिसर्च को, उन चीजों के डेवलपमेंट को हम आगे ले जा सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं, और इसमें एक मेंबर होता है, वो देश का होता है पीएम। या डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एनआरएफ का जो अध्यक्ष या मुख्य व्यक्ति कौन होता है? तो वो होता है हमारे देश का, किसी भी देश का पीएम। और उस देश के दो उपाध्यक्ष होते हैं, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा देगा। वो तो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का मंत्री, और दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मंत्री। दो उपाध्यक्ष होते हैं, और एक कौन होता है? पीएम। अध्यक्ष होता है। श्याम, इतनी कथा समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब देखो, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो हमारा एनआरएफ है, एनआरएफ है, बस इसके ये दो टाइप से, दो बॉडी पे कार्य करता है। एक होता है गवर्निंग बॉडी और एक होता है कार्यकारी परिषद। गवर्निंग बॉडी
या गवर्निंग बोर्ड, आप गवर्निंग बोर्ड लिख दो। गवर्निंग बोर्ड होता है और एक होता है क्या, कार्यकारी परिषद। दो बॉडी होती है इसके अंदर, एक होता है गवर्निंग बॉडी और दूसरा होता है क्या, कार्यकारी परिषद। गवर्निंग बॉडी के अंदर बहुत बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, सारे मुद्दों पर सलाह मशवरा करके, है ना, हमारे देश के लिए एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ पॉलिसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि भाई हमको आने वाले समय में ऐसा करना है या ऐसा होगा, या हम ये चीजें कर सकते हैं। एक प्रकार के जो गवर्निंग बॉडी होता है, वहां पे जो ग्रेट साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है ना, उन चीजों को वो इम्प्लीमेंट वो बना देते हैं। लेकिन जो कार्यकारी परिषद होता है ये उसको क्या करता है, उसका रख रखाव कर सकता है, ये उसका देखभाल करता है और ये सारी चीजें उस पर क्या होती हैं, रेगुलेट होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी चीजें जो वो बना देते हैं इसको कार्यकारी परिषद क्या करता है, लागू। इसमें आईएएस आईपीएस सारी चीजें भी क्या होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मान लो ये जैसे कि पॉलिसी डिपार्टमेंट, जैसे कि डिफेंस में बना दिया कोई चीजें, आर्मी में कोई चीजें इनने बना दिया, कोई चीजें नेवी में इनने बना दिया, कोई चीजें भाई इसने कंप्यूटर के क्षेत्र पे कोई इसने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, कंप्यूटर के क्षेत्र पर आविष्कार कर दिया, है ना। तो ऐसे सारी चीजों को जब बना लेते हैं, जब ये कुछ चीजें उस नई टेक्नोलॉजी का जब जन्म कर देते हैं तो उसको क्या करता है, एक कार्यकारी परिषद उसको लागू करता है और न्यायपालिका तो उसकी रक्षा ही करता है ना। तो ये है भाई आपका गवर्निंग बॉडी और कार्यकारी बॉडी। एएनआरएफ का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, देश का पीएम होता है। दो उपाध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मंत्री, दो उपाध्यक्ष होते हैं और एक होता है अध्यक्ष। एनआरएफ मतलब गवर्निंग बॉडी जिसमें पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी बहुत सारे डिपार्टमेंट बन सकता है, आर्मी, डिफेंस, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, है ना, क्वांटम कंप्यूटर, एआई, इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना, इस पे भी बहुत सारे लोग आजकल नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और आज इसको एडवांस करने की जरूरत हमको है। तो ये है भाई साहब आपका एनआरएफ। तो इतनी सारी चीजें हो गई, बता दूं। ठीक, अब समझते हैं श्याम कि ये जो हम एनआरएफ पढ़ रहे हैं, शोध तो कर रहे हैं, पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना। वैसे मैंने तो बातों बातों में बता ही दिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका उद्देश्य मान लीजिए जो आज हम शोध कर रहे हैं या आज हम रिसर्च कर रहे हैं, आज हम जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, ये भाई साहब दो पार्टों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम दो पार्टों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो भैया साइंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है ना, और बायोलॉजी के क्षेत्र में। आज हम इन क्षेत्रों पर भी रिसर्च कर सकते हैं और हम हमारे मानव जीवन को एक अच्छी ऊंचाइयां दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। दूसरा होता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट मतलब होता है भाई कला या कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीजें जो पहले से विद्यमान हैं, जिनको कई बार आज तक हम उनको सुलझा नहीं पाए, या कई चीजें आज हमको मिली नहीं, है ना। तो आज हम उन पर भी शोध कर सकते हैं, आज हम उन पर भी अपना काम कर सकते हैं और उनको हम दुनिया के सामने ला सकते हैं। और हम उनकी जो गणना है, उनकी जो संरचना है, उनका जो उस समय का जो माइंड सेट था, है ना, आज से लगभग वो कितने वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं, वो उन चीजों को आज जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, वो चीजों को वो आज कई हजार पीछे रिसर्च करके बनाकर आज
जा चुके कि नहीं जा चुके, छोड़ चुके आज। तो आज भी हम उनकी टेक्नोलॉजी को आज हम उनमें समझ सकते हैं, आज हम उन पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये होता है भाई। और आर्ट में, इस कल्चर में आपको एक चीज और है कि जैसे आज हम रिसर्च तो कर रहे हैं, तो आज हम नेशनल लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना भाई। जहाज बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आर्मी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नेवी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पनडुब्बी के क्षेत्र में। लेकिन इसमें, इस आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में आज हम हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हम समस्याओं पर शोध कर सकते हैं। हमारे राज्य या राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। अब एक बात आपको समझने की आवश्यकता है कि जो मान लीजिए यहाँ पे नेशनल लेवल का जो बंदा जो रिसर्च करेगा, और एक जो यहाँ पे गांव या शहर क्षेत्र में जो व्यक्ति रिसर्च करेगा, इन दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाएगा। हाँ नहीं, जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ का व्यक्ति कोई राज्य स्तर पर, जैसे कोई पॉपुलेशन है, वहां पे भाई कोई चीजें कंटामिनेट हो गई, वहां का एयर पोल्यूशन खराब है, या वहां पे कोई पर्यावरणिक समस्या आ गई है, या वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई राम नाम का व्यक्ति है जो एक इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है, समझना ध्यान से। यहाँ पे कोई राम नाम का व्यक्ति है जो कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, तो एक बड़ी लेबोरेटरी पर काम कर रहा है, तो इसको तो गवर्नमेंट तरफ से फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा रिसर्च के लिए और खुद के लिए भी। लेकिन मान लीजिए कि छोटे से गांव में बैठा एक छोटा सा व्यक्ति अपने एक पर्सनल लैब में छोटा सा लैब बनाए, और उसमें अगर वो रिसर्च कर रहा है अपने गांव की समस्याओं को लेकर के, अपने शहर की समस्याओं को लेकर के, तो उसको भी पैसा मिलेगा। कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। हाँ, तो मान लीजिए जैसे अब भाई क्षेत्रीय समस्याएं भी हो सकती है, जैसे मच्छर हो सकता है, जैसे भी आया है टिड्डियों का दल जो पूरे फसलों को खराब कर देता है। फसल के क्षेत्र पर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां के क्षेत्र के में कर सकते हैं, क्लाइमेट्स पर कर सकते हैं, है ना। वहां का जैसे आज हमारे यहाँ देखो शहरों में डेली रोज सुबह सुबह बहुत सारा गार्बेज निकल रहा है, कचरा निकलता है, शहर के बाहर ले जाकर डंप कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है। वहां के जो वो कचरा वाला जो एरिया, उसके आसपास के जो घर हैं उनमें लगा इतनी गंदगी, इतने मच्छर हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उस कचड़े को भी हम क्या रिसाइकिल कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को हम यूज करके क्या नई चीजें बना सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र पर अगर कोई काम व्यक्ति करता है अपने गांव क्षेत्र में बैठकर, तो भी उसको फंडिंग दिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई सो दो टाइप से, एक बड़े लेवल में, एक छोटे लेवल में, दोनों को फंड दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आया श्याम कि नहीं आया, इतना बात मुझे बताएं। आज इस शोध पर, आज हमारे देश की बुनियादी ढांचा आज इस पर खड़ी है। आज इस शोध पर आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी टिकी हुई है, सामाजिक स्थिति भी टिकी हुई है। आज अगर हमारा देश, आज हमारा देश अगर शोध करेगा तो कल को हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो इतनी कथा समझ में आई श्याम कि नहीं आई। आज हमें कार्बेज से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आज लोगों का घरों की दीवार बना सकते हैं, प्लास्टिकों से रोड बना सकते हैं। आज प्लास्टिक और टंकियां तो बना ही रही हैं, आने वाले समय में पंखा भी बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। जो कचरा निकल रहा है आज हम उसको भाई नालियां बनाने में, है ना, क्योंकि नालियां तो हमेशा सीमेंट कंक्रीट तो खराब हो जाता है, लेकिन अब प्लास्टिक का अगर हम यूज कर दें नालियां बनाने में, तो भाई वो तो कई साल तक खराब ही नहीं होगा। क्यों हो जाएगा, नहीं होगा, है कि नहीं। तो आज हम ऐसी बहुत सारी चीजों का आज हम यूज कर सकते हैं अपने यूज के लिए, शोध करने तो उसको भी पैसा मिलेगा। क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ। ये एनआरएफ मैंने आज जो आपको जो बताया है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, एनआरएफ का पीएम। ओके, ये बड़े मुद्दे हैं, थोड़ा ध्यान रखना इनको। और आज जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा श्याम,
और ये जो एनआरएफ है ना, एनआरएफ एक संस्था के अंडर में काम करता है। एनआरएफ एक संस्था के अंदर काम करता है। उस संस्था का नाम है क्या? डीटी, डीटी नहीं, डीएसटी, डीएसटी। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग। चल, अब देखें श्याम, हमारा आज का थर्ड टॉपिक एक योजना पर है, और योजना का नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना एक योजना है, अभी हमारे यहां भारत में चल रहा है, और ये था भाई अटल वयो अभ्युदय योजना। पहले समझते हैं कि ये अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है। तो सबसे पहले भाई ये जो योजना है ये चला रहा है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये योजना का जो अभी जो किसके ये हो रहा, रेगुलेट हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन चला रहा है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है। अब देखते चलो इस योजना के बारे में कि ये याद रखना, कभी कभी कल फंस जाता है, पूछ लेता है कि योजना कौन चला रहा है। और आप एक कैपेबल, एक जिम्मेदार, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें बहुत गहराई से पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, क्योंकि कल भी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपको देखना है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। दूसरी बात, ये जो योजना है ये वृद्ध लोगों के लिए ये चलाया जा रहा है। वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, वृद्ध लोगों के लिए ये योजना चल रहा है या उनके लिए लाया गया है। कौन सा योजना? अटल वयो अभ्युदय योजना, वृद्ध लोगों के लिए। अब भाई वृद्ध तो सब होते हैं, वृद्ध में कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, तो क्या सबके लिए? नहीं, सबके लिए नहीं है। ये योजना उन वृद्ध लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। गरीबी रेखा का जो एक राशन कार्ड होता है ना, गरीबी रेखा का राशन कार्ड, एपीएल बीपीएल सुना होगा। अगर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं ना, या गरीबी रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। उस योजना का नाम है क्या? अटल वयो अभ्युदय योजना। क्लियर हुआ कि श्याम? नहीं हुआ? अच्छा, अब मान लीजिए एक एग्जांपल है छोटा सा। मान लीजिए कि भाई शहर के लोग भी तो गरीब होते हैं, कई लोग कई बार, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग भी गरीब होते हैं, तो आज उनको भी, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, उनके कंडीशन के हिसाब से उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति 60 के ऊपर हैं और आज चाहे कि हम इस योजना का लाभ लें तो उनको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उन लोगों ने अपने फ्यूचर में, अपने पीछे वाले समय में, पीछे वाले दिनों में वो लोगों ने अपने लिए इतना कुछ बना लिया है, इतना कुछ उन लोगों ने अपने आप को डेवलप कर लिया है, अपने लिए इतना कुछ उन्होंने जोड़ लिया है कि उनको वो चीजें नहीं मिलेगी। जैसे आज हमारे यहाँ देख लो, कई लोग 60 के हैं लेकिन आज इनके पास 4-4, 10-10 गाड़ियां हैं, है ना, 10-10 दुकानें चल रही हैं। तो ऐसे लोगों को ये चीजें नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि 60 के और आपके पास 2 करोड़ है ना, 50 लाख 200 लाख है ना, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको, ऐसे लोगों को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, चाहे आप 60 के हो चाहे 100 के हो। क्लियर है? तो जो वृद्ध लोग हैं, जो कहने का मतलब है कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग आते हैं, उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिलेगा। अच्छा, इस योजना का लाभ उनको कई तरीके से उनको मिलने वाला है। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों को खूब लिखाते पढ़ाते हैं और उनको खूब अच्छा एक स्टेज पर पहुंचा देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, फिर अपने बाप को घर से, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम
भिजा देते कि नहीं भिजा देते? तो भाई उनको खाने की समस्या, रहने की समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं का सामना उनको करना पड़ता है। कई ऐसे व्यक्ति को देखने में पता, कई तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, कि नहीं कर पाते। भाई अपसेट हो जाता है व्यक्ति की, जिस बच्चे को हमने यहाँ तक लिखा पढ़ा कर पहुंचाया, आज उसने हमारे साथ इतना गलत किया। तो ये होता है भाई वृद्धों के लिए अटल योजना होता है, और अटल वयो अभ्युदय योजना है जो रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, वृद्ध लोगों के लिए करता है, और ये इस योजना का लाभ उनको मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो अपना गुजर बसर नहीं कर सकते और अब काम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यस, ओके। तो देखते हैं भाई। अच्छा, इस योजना का एक ये है कि जब व्यक्ति गरीब हो जाता है ना, तो गरिमामय जीने के लिए, क्या लिखा है इसमें, गरिमामय जीवन जीने के लिए बुजुर्गों को सशक्त करना ही इस योजना का उद्देश्य है। गरिमामय जीवन जीने के लिए बुजुर्गों को सशक्त करना। गरिमामय जीवन जीने के लिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको सशक्त करना, सशक्त करना, ये इस योजना का भाई मुख्य उद्देश्य है। गरिमामय जीवन जीने के लिए बुजुर्ग लोगों को सशक्त करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। तो ये होता है भाई इस अटल अभ्युदय योजना का उद्देश्य। और इससे पहले भी 2 योजनाएं चलाई गई थी, इससे पहले भी 2 योजनाएं चलाई गई थी। उन योजनाओं का क्या पर्पस था फिर भाई? जब वो चलाई गई थी, फिर ये क्यों चलाया गया? देखो समझो, मान लो पहले 2 योजनाएं थी, एक का नाम था अटल, है ना, क्या, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। बताता हूं इसके बारे में। ये भाई 2018 में लागू हुआ था, अभी प्रेजेंट के टाइम पीएम के कारण, पीएम के द्वारा, पीएम कौन है भाई? मोदी जी के कारण 2018 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू किया गया था। और दूसरा योजना था भाई एकीकृत सीनियर सिटीजन योजना। एकीकृत सीनियर सिटीजन योजना। सीनियर सिटीजन मतलब होता है वृद्ध व्यक्तियों के, है ना, ओल्ड एज वाले, है ना, ओल्ड एज वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो ये योजना जो चलाया गया था, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें मान लीजिए कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई रह रहा है आज हमारे पास में, या आज उसके पास भाई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, वो बहरा है, कोई वृद्ध है। इस योजना की याद रखना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंदर बता रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है ना, वृद्ध व्यक्ति है, वो सुन नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है ना, वो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोग, ऐसे वृद्धों के लिए ये जो योजना ना, उनके लिए मशीन व्यवस्था कराना, उनका स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनका भाई जिसको घर से निकाल दिया हो, जो बाहर रह रहा हो, बेचारा कहां से पैसा लाएगा? वैसे ही वृद्ध है, इधर खाने को पैसा नहीं है, तुम लाखों का इलाज कहां से कराएगा? तो इस योजना के अंतर्गत इन वृद्धों के लिए जितनी भी सारी चीजें मुहैया कराई गई थी, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट थे, वो सब इनको दिलाया गया था। और स्वास्थ्य संबंधित सारी चीजें, फैसिलिटी किस योजना के अंतर्गत रखा गया था? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। जैसे कि आंखों के लिए भाई अलग मशीन, आंख ठीक कराना, चिकित्सा कराना, कानों के लिए अगर बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो मशीन दिला दिए, है ना भाई, नहीं चल पा रहा तो भाई वो साइकिल दिला दिए, है ना। तो मतलब उनके आवश्यकताओं के लिए कौन काम किया था? राष्ट्रीय वयोश्री। अब ये राष्ट्रीय, है ना, वृद्ध व्यक्ति वाला, है ना, एकीकृत सीनियर सिटीजन योजना, इसका मतलब क्या था कि इस व्यक्ति में, कई व्यक्ति के पास भाई रहने को घर नहीं है, खाने को समस्या है, तो इस व्यक्ति ने क्या, इसमें होम केयर मुहैया कराया था भाई। इस योजना ने क्या कराया था? होम केयर प्लस मेडिकेयर।
मेडिकेयर का मतलब होता है भाई, मेडी मतलब यानी कि दवाओं और इलाज से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित। तो इन दोनों योजनाओं को अगर हम जोड़ दें तो जितने भी आज हमारे जो सीनियर सिटीजन, आज उनके लिए भोजन, आज उनके लिए आवास, आज उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, आज उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें आज उनके लिए, प्लस उनका मनोरंजन, उनका मनोरंजन भी, हाँ, आज उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता है इस योजना के अंतर्गत। भाई क्लियर हुआ श्याम कि नहीं हुआ? हो गया? याद रखना भाई, अटल, अभी तो मैंने आपको 3 योजना बता दी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एकीकृत सीनियर सिटीजन योजना, और एक क्या था, अटल वयोअभ्युदय योजना। क्लियर हो गई? भोजन, आवास, सुविधाएं और मनोरंजन, और स्वस्थ तो है ही कि नहीं है? स्वस्थ भी है। अब देखो एक चीज और थोड़े से समझने की आवश्यकता है हमको यहाँ पे। 2017 में हुआ था यार भाई, ये 2017 में हुआ था, 2017 में हुआ था। इसमें भाई है ना व्रत, जैसे कि दांत भी, दांत नहीं है भाई, जैसे कोई खाना नहीं खा पा रहा है, दांत की समस्या है भाई, तो दांत लगवाना, उसको खाने खिलाने की जिम्मेदारी, सबकी व्यवस्था इनने बढ़िया बाकायदा किया था मनोरंजन के लिए। हाँ चल रही है, हाँ चल रही है, क्यों नहीं चल रही? ठीक है, मत लिखो, ये सब मिल जाएगा आपको, मैं दे दूंगा पीडीएफ में, भेज दूंगा। तो समझ गए श्याम? ये था भाई इस योजना के लक्ष्य। और इस योजना के लक्ष्य में बहुत सारे वृद्ध लोगों को, उनको एक गरिमामय जीवन देने के लिए, उन बुजुर्गों को गरिमामय जीवन देने के लिए, आज उनको बढ़िया केयर करने के लिए, आज कहीं ना कहीं वो हमारे भारत की शान रहे हैं, वो हमारे भारत के लोग हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वो हमारे भारत, क्योंकि वो देश की हमारी पहचान है भाई, है ना, और यह देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, तो भाई सेवा तो हमको ही करनी पड़ेंगे कि नहीं करनी पड़ेंगे। तो ये भाई एकीकृत सीनियर, ये होम केयर मतलब उनको घर मुहैया करा दिया, रहने की व्यवस्था करा दिया, मेडिको या मेडिकेयर मतलब दवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आज उपलब्ध करा दिया, है ना। ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना, दांत कान चलने की सारी मशीनें भाई अवेलेबल करा दिया। और ये तो फिर दोनों सब में जोड़ दो तो आज किस में आ गया, ये पहले अलग अलग थी और इसमें पूरा सब आ गया। अब जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति यंग हैं, 60 के हो गए, लेकिन कुछ काम कर पा रहे, तो याद रखो श्याम कि आज जो ये अटल योजना के अंतर्गत जो वृद्ध आ रहे हैं, ध्यान समझना, या जो अटल योजना के अंदर जो वृद्ध आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार भी दे रहे हैं भाई साहब, या रोजगार में भी हेल्प कर रहे हैं। सुनो, मान लीजिए आज जो वृद्ध हुआ है, अब सब तो नहीं, पर कुछ जैसे रहते हैं ना भाई, कुछ 60 के बाद भी कुछ तगड़े रहते हैं, है ना, कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे का काम। तो क्या कर सकते हैं कि ये जो 60 के आज हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पहले कोई ना कोई डिपार्टमेंट में, कोई ना कोई जगह में कहीं ना कहीं काम तो करते रहे होंगे भाई। कोई हॉर्न टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में किया होगा, कोई लकड़ी काटने वाली कंपनी में किया होगा, कोई सामान बनाने वाली कंपनी में किया होगा, कुछ ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली कंपनी में काम किया होगा। तो भाई आज 60 को तो एक्सपीरियंस भी तो बहुत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई जो व्यक्ति जितना ज्यादा उम्र का होता है उसके पास जीवन का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस
होता है। तो आज अगर ये व्यक्ति अगर काम करने के अगर इच्छुक हैं, ऐसा फोर्सेबल तो नहीं है, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा, फिर भी क्या है कि इनको एक प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप लोगों को क्या करें भाई, उनको गाइड करें, उनको उस काम के बारे में मतलब नॉलेज प्रदान करें, नॉलेज दें, उनको गाइड करें, उनको चीज मुहैया, जैसे कई बड़े बड़े मैकेनिक्स होते हैं कि नहीं होते, कई बड़े बड़े कारीगर होते हैं नहीं होते, तो आज इन लोगों को भी एक रोजगार या एक ट्रेनिंग्स का अवसर देते हैं, या ये कई लोगों को ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, काम नहीं करते, क्या क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के अंदर में रहकर कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी छोटी छोटी एजेंसियों को। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? हो गया। चल, पानी आनी पीना है तो एक टॉपिक और देख लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? चलो बस 5 मिनट का और एक सवाल है, बस 5 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे का, वैश्विक शांति सूचकांक, है ना? वैश्विक शांति सूचकांक। भाई वैश्विक का मतलब होता है भैया विश्व स्तर पर, और शांति का मतलब होता है क्या, जहां पे सुख समृद्धि और शांति का माहौल, खुशियों का माहौल बना रहे। क्लियर हुआ? तो विश्व स्तर पर जहां पे शांति और जहां पे आनंदमय का माहौल बना रहे वो कहलाता है क्या, शांति सूचकांक। तो आज इस शांति सूचकांक में आज जो हमारा भारत देश है, टोटल जो रैंकिंग थी 163 था, 163 रैंक पे आज हमारे जो भारत का नंबर है वो 126वीं रैंक पर है। हमारे भारत का रैंक कितना है? 126वीं रैंक पर है। अब ये भाई वैश्विक शांति कौन निकालता है, कैसे निकालता है, इसके बारे में बस 5 मिनट लगेगा, बस शॉर्ट शॉर्ट। भाई जब भी वैश्विक शांति का जब हम बात करते हैं तो ये निकलता है 2 पार्टों में, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक और शांति का मतलब होता है जो देश एकदम खुशमय और शांतिमय बना रहे, जिसमें आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहरी देशों से, जिसको कोई दंगा फसाद ना हो, कोई वार ना हुआ हो, कोई युद्ध वगैरह ना हो, कोई झगड़ा वगैरह ना हुआ हो। ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारा देश कैसा, अभी हमारे देश का ऐसा तो नहीं हुआ है कोई वर्ल्ड वार हो, कोई बहुत बड़ा विद्रोह हो गया हो, या देश के अंदर कई ऐसे चीजें मतलब असामाजिक तत्व जो कई बार युद्ध नीति बना रहे हो या हमला कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पूरे देश में यमन और शांति का माहौल बना हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्या, वैश्विक शांति सूचकांक। सारे देशों में, पूरे विश्व में कौन से देश शांति सूचकांक में आते हैं, और कौन से देश का सबसे बेहतर शांति सूचकांक है ना? शांति का मतलब समझ गया ना कि नहीं समझे? जिन देशों में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, वॉर, अटैक वगैरह कुछ ना आता हो, जो अपने में अपने देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी चीजें बहुत बेहतर से चले, वो देश हमेशा खुशहाल रहेगा, सुख रहेगा, सुखमय रहेगा। ऐसे देशों को हम क्या बोलते हैं? शांति। और विश्व स्तर पर अगर हम इसको निकालें तो क्या कहते हैं? शांति, वैश्विक शांति सूचकांक। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले भाई 3 देश हैं टॉप के जो वैश्विक शांति सूचकांक पे सबसे शीर्ष स्थान पर हैं। उस सबसे पहले का नाम है भैया जी आइसलैंड, आइसलैंड, और दूसरा है हमारे का डेनमार्क, और तीसरा आयरलैंड। नहीं, ये 3 देश हैं भाई, 1 2 3, ये 3 देश हैं जो पूरे
हमारे वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे टॉप पोजीशन पर हैं। और हमारे भारत कितने नंबर पर आता है? 126 लिखा है मैंने। शांति सूचकांक के मामले में हमारे भारत, अभी क्या है, वो गलवान घाटी का भी थोड़ा विरोध वगैरह चल रहा तो इस कारण थोड़ा सा, लेकिन हमारे भारत क्या कि पहले से अब अच्छी पोजीशन पर है। पहले 128 था, मैंने ऐसा देखा है आज 128 था, अब लगभग 126, मतलब अब ये शांति की तरफ बढ़ रहा है हमारा भारत। खुशी इस बात की है, और एक समय बाद हमारा भारत बहुत अच्छा भी करेगा। और कहा जाता है कि जो आइसलैंड है ना, 2008 से टॉप पर है भाई। ये 2008 से टॉप पर है। इस देश में सबसे ज्यादा शांति का माहौल है आइसलैंड, है ना। यहाँ पे दंगा फसाद, ये क्रिमिनल, ये वॉर, ये सामाजिक सत्ता और ये पार्टी, ये दल बल, सब कोई मतलब नहीं। वहां साफ एकदम पूरा देश सॉलिड है। देखा, बताएंगे अभी हम मैप में आइसलैंड, ठीक है ना। तो ये है भाई हमारे देश। और ये तो टॉप के 3 देश हैं। लास्ट के टॉप के मैं लास्ट के 3 देश और बता देता हूं मैं। लास्ट के 3 देश और बता देता हूं मैं आपको। अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। सीरिया 161 है भाई, सीरिया 161 है सीरिया। तीसरा यमन 162 और अफगानिस्तान 163 नंबर। ये भाई ये सबसे शांति के मामले में ये सबसे टॉप नीचे हैं भाई। बाकी देशों का है, पर ऊपर के 3, नीचे के 3 और एक हमारा भारत, यही मुख्य है। पूछ सकता है कि शांति सूचकांक में हमारे देश का रैंकिंग कितने नंबर पर है। तो बात याद रखना 100 है। नहीं ऐसा नहीं बढ़ता। अच्छा, इसको निकालता कौन है भाई? तो इसको निकालता है भाई आईईपी। आईईपी इसको कौन निकालता है? आईईपी। आईईपी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। ये निकालता है भाई, ये विश्व या वैश्विक कह दो, वैश्विक शांति सूचकांक कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। ये निकालता है भाई, ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में पूरे देशों को लेकर के शांति सूचकांक निकालता है। कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, IEP। क्या फुल फॉर्म? IEP। भैया इसका जो हेड क्वार्टर है HQ, ये भाई सिडनी में। कहाँ है? सिडनी में। हाँ सिडनी है भैया, है ना। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। यहां है भैया IEP का हेडक्वार्टर। कहां पे? सिडनी में। क्लियर हुआ? इसकी ब्रांच है न्यूयॉर्क, मैक्सिको, ऑक्सफोर्ड वगैरह में इसकी कुछ क्या है? ब्रांचें। ठीक है ना। और एक चीज और मैंने निकाला कि इस जो IEP का जो संस्थापक था वो था क्या? स्टीव क्या था? क्लेलिया। स्टीव क्लेलिया ही था ना। हाँ, स्टीव क्लेलिया एक व्यक्ति थे भाई जो ये IEP के एक प्रकार के संस्थापक हैं, जिन्होंने संस्था की स्टार्ट की थी, है ना। ये सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ये वैश्विक शांति सूचकांक निकाला जाता है। शांति सूचकांक का मतलब होता है कि देश के अंदर शांति का माहौल, किस देश के अंदर कितना शांति का माहौल है, कितना खुशी का माहौल है। ऐसा नहीं जैसे आज हमारे पास देख लो कीवी, है ना, रूस एकदम रात दिन गोला बम बारूद दे दनादन, लोग भाग रहे देश छोड़ छोड़कर, बहुत सारे लोग मारे गए। वहां पे शांति का माहौल नहीं, तो देश तो बाहर है।
चल रहा होगा, अब तो कम हो गया लेकिन चल ही रहा है। तो क्या हुआ कि वो देशों में लोग जाने से, लोग घूमने से, लोग वहां पे जैसे आज लोग बाग जाते हैं ना आजकल घूमने के लिए, है ना, टूर में जाते हैं, तो कई लोग ऐसे देशों में जाना पसंद नहीं करते, है ना। तो आज ऐसे देशों में बहुत सारी चीजों का नहीं होता है, तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो ये था भाई तुम्हारा आज का वैश्विक शांति सूचकांक। भारत 126वें नंबर पर है। 3 मैंने टॉप के बता दिए, 3 मैंने लास्ट के बता दिए। आंतरिक और बाह्य विद्रोहों को भी देखा जाता है। इन आंतरिक और बाह्य विद्रोहों को देखते हुए वैश्विक सूचकांक निकाला जाता है। कौन निकालता? हाँ, आतंक, आतंक। ऐसा नहीं कि बाहर देशों से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, पड़ोसी देशों से कोई तुम पर वार कर रहा हो, तुम उस पर वार कर रहा है, ये नहीं। बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके से शांति का माहौल हो, है ना, ऐसे चीजों को क्या बोलता है वैश्विक शांति। बहुत सारे देश हैं टॉप पर और लास्ट पर। तो ये थी आज की कथा श्याम, और आज हमने टोटल 3 से 4 पॉइंट देखे। अब बताओ, आज के टॉपिक अगर समझ में नहीं आए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो, तो ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ये खास खास चीजें हैं, है ना, बाकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा मेरे नोट्स से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे, नमस्कार।